Hello everyone, this is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Bharati IAS Institute. Today we will be discussing about lecture number 2 और हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2. ठीक है. सो बजट का एक पार्ट हो चुका है ऑलरेडी और बजट का ये दूसरा पार्ट है. मीन्स बजट लेक्चर नंबर 2 है. ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 हमारा हो चुका है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसके 4 पार्ट्स है. जब भी लेक्चर एंड होता है वो पार्ट के बाजू में एक ब्रैकेट बना के फाइनल ऐसा लिख दूंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चलो ये पार्ट 4th है तो ये फाइनल है, ये पार्ट 6th है तो फाइनल है. तो आपको एक ईजिली कम्युनिकेट मैं इस तरीके से कर दूंगा कि कहाँ पे पार्ट और कहाँ पे वो टॉपिक एंड होता है. सो जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं या पहला वीडियो देख रहे हैं, तो ऑलरेडी हम बजट के पार्ट 1 में ये पूरे चीज़ें कवर करे हैं. ठीक है. थोड़ा एडवर्टाइजमेंट है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं टीएसपीएससी एपीपीएससी के लिए, पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए और यूपीएससी की कंप्लीट प्रीलिम्स कम मेंस कंप्लीट मेंटरशिप चल रही है. ये क्रैकर सीरीज़ है. डेफिनेटली अगर ये आप ऑप्ट करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा ही होगा. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. तो याद ये रखिए, आप ये नंबर है, ये नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और डेमो सेशंस के लिए पूछ सकते हैं. तो मैं आपको डेमो सेशंस दूंगा और आपको समझ में आया तो आप वो जो जिस तरीके से हम मेंटरशिप देते हैं, अगर आपके शेड्यूल में वर्क एक्टिविटीज़ में करेक्ट बैठता है तो बेस्ट होगा. ठीक है. सो जो लोग अभी मुझे पहली बार देख रहे हैं, ऑलरेडी हम बजट के थोड़े बेसिक्स पुराने लेक्चर में कर चुके हैं. ये स्लाइड हमारी हो चुकी है, ये भी स्लाइड हो गई है, ये भी हो गई है, ये भी हो गई है. ठीक है. तो बेसिकली ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. दिस इज़ व्हाट वी हैव एंडेड. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं हमारी लास्ट स्लाइड, लास्ट पार्ट में. तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे. ठीक है. चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर. एक क्वेश्चन में डालते रहूँगा कभी भी लेक्चर के बीच में, और लेक्चर जब एंड होता है तो उसके भी हम MCQs कंप्लीट करेंगे. जो भी पुराने पेपर से आते हैं, जो भी मैं बना के दूंगा, तो वैसे हम एक्सरसाइज भी करेंगे, लाइव एक्सरसाइज भी करेंगे. अगर आप बाद में देख रहे हैं लेक्चर तो कोई बात नहीं है. जब क्वेश्चन आता है तो पॉज करिए, पॉज करके आप ऑप्शन आप खुद ही पेपर में लिख लीजिए. उसके बाद में एक्सप्लेनेशन तो होगा, तो उस हिसाब से आप एवेल्यूएट भी कर सकते हैं अपने आप को. ठीक है. चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अपने पास. द डॉक्यूमेंट ऑफ बजट गिव्स डिटेल अकाउंट ऑफ स्टेट रेवेन्यूज एंड स्पेंडिंग इन द करंट ईयर. ओके. तो बजट डॉक्यूमेंट स्टेट्स का मतलब यहाँ है कंट्री, क्या रेवेन्यू और स्पेंडिंग की करंट ईयर में क्या है. ओके. कितना रेवेन्यू आया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, स्पेंडिंग कितना हुआ है, वो जो भी स्टैट्स होते हैं करंट ईयर के जब भी बजट बताता है तो उसे हम बजट डॉक्यूमेंट में ये एक चीज़ होती है. द फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड आफ्टर 1857 रिवॉल्ट. द फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाई ए इंडियन MG रनाडे. ठीक है. तो हमारा यहाँ पे है चूज द करेक्ट कोड और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली बजट का जो डॉक्यूमेंट है करंट ईयर के बारे में ही नहीं बोलता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. पास्ट ईयर के बारे में बोलता है बजट का डॉक्यूमेंट, करंट ईयर के बारे में बोलता है, और एस्टिमेट मीन्स आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी बोलता है. राइट. सो एज सच करंट ईयर ओनली ही दिया गया है, तो ये हमारा रॉन्ग है स्टेटमेंट. ठीक है. द फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, ये सही है. हम पार्ट 1 में पहले स्लाइड में आया था, तो ये सही है. आफ्टर 1857 रिवॉल्ट ही प्रेजेंट किया गया था बजट. द फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाई इंडियन MG रनाडे, ये भी रॉन्ग है क्योंकि फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाई विल्सन, जो हम बजट के पहले पार्ट में पहले स्लाइड में पढ़े थे. तो हमारा ऑप्शन है ओनली 2 इज करेक्ट बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट ही यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है. राइट. अभी हम ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हैं, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है बजटिंग फंक्शंस. तो बजट के कौन से फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे अरेंज, ये पूरे फंक्शंस बजट की है, अलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मोबिलाइजेशन, कलेक्शन. तो आपका काम क्या है, इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है.
तो पास करके आप देखिए आपका आंसर मेरे एक्सप्लेनेशन से मिलता है या नहीं है, उससे आपका एवेल्यूशन भी होगा। सो पहले आता है कलेक्शन, ठीक है, तो ये फर्स्ट। उसके बाद में आता है मोबिलाइजेशन 1-3, ठीक है, 1-3। उसके बाद में आता है एलोकेशन, ओके सॉरी, पहले आता है कलेक्शन तो पहले 4 होगा, उसके बाद में मोबिलाइजेशन आता है 3 होगा, उसके बाद में एलोकेशन आता है 1 होगा, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन आता है 2 होगा। 4 3 1 2। सो आंसर हमारा यहाँ पे है 4 3 1 2, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन बट ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और अलोकेशन में थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिख सकते हैं या अलोकेशन पहले कर सकते हैं, तो पहले एलोकेशन होगा, बाद में सबको देंगे पैसे। ओके राइट, चलिए ना हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जो पार्ट 2 का, बजट लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2, यहाँ से स्टार्ट है। हाउ इज बजट मेड एंड द पीपल बिहाइंड इट, बजट कैसा बनाया जाता है और उसके पीछे कितने लोग, कितने ऑफिसर्स, कितने इंस्टीट्यूशंस, कितने डिपार्टमेंट्स, कितने मंत्रियां काम करते हैं, वो हमें देखना है। बजट का जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, कंसल्टेटिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कंसल्टेटिव प्रोसेस है। मतलब ऑब्वियसली जो भी जुड़े हुए हैं फाइनेंस से वो पूरे इकट्ठा होना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे इकट्ठा होती है, और नीति आयोग भी हमारे पास है जो कि इंडिया के लिए क्या बेहतर प्लान्स हो सकते हैं, कौन से एरिया पे ज़्यादा काम करना है, तो वो एक अलग डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो वो डॉक्यूमेंट में कौन से प्रायोरिटीज़ एरियाज है और हमारे पास कितना पैसा है, ठीक है, ये पूरे लोग आगे आना पड़ता है। इसलिए ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो होगा ही होगा, बिकॉज मैडम ही प्रेजेंट करते हैं, निर्मला मैडम। प्लानिंग कमीशन के जगह पे आप नीति आयोग मेंशन कर सकते हैं, और जो भी मिनिस्ट्रीज स्पेंड कर रही हैं, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD एक ज़माने में थी, अभी उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस है, तो इस तरह S&T है, राइट। सो मिनिस्ट्रीज भी आगे आना है और बेसिकली उनका भी कंसल्टेशन इम्पॉर्टेंट है। तो अभी क्या होता है, निर्मला मैडम जी पूछेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ S&T से पूछेंगे, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से पूछेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कि हमारे नितिन गडकरी जी हैं उनसे पूछेंगे कि आप लोगों को क्या क्या बनाना है, आप लोगों का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उस बेसिस के ऊपर कितना आप पैसे हमें हमारे से डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसा बना के एक डॉक्यूमेंट दो बोलते हैं बेसिकली। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, पहले हर मिनिस्ट्री से ये पूछती है कि आपके जो गोल्स है, आपके हिसाब से जिस तरीके से आप आपके सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं, वो डेवलप करने के लिए कितना पैसा आपको ज़रूरत है, वो हमारे से डिमांड करिए, ठीक है। इसलिए स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये इंडिया को एज सच ओवरऑल कैसा डेवलप करना है वो नीति आयोग बोलेगी, तो नीति आयोग को हम इन्वॉल्व कर देंगे, और इन दोनों की सहमति से ही इन दोनों के जो भी डिमांड्स होते हैं और इन दोनों का जो भी विजन होता है, इस हिसाब से ही फाइनेंस मिनिस्ट्री एक प्रॉपरली बजट प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बजट एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो कि सब यहाँ पे मिलजुल के आएंगे, और जो अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री है बेसिकली डिपार्टमेंट, ये एक बिल्डिंग है अपने दिल्ली में, 3-4 ब्लॉक्स होते हैं ऑब्वियसली, बड़ी सी, जैसे कि यूनिवर्सिटी में एक इंजीनियरिंग ब्लॉक होता है, एक आर्ट्स ब्लॉक होता है, उसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बड़ी सी जगह होती है। वहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं बिल्डिंग के, तो वहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका नाम है बजट डिवीज़न, एक डिवीज़न है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बोल के एक बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग के अंदर एक डिवीज़न होता है जिसका नाम है बजट डिवीज़न, ओके। ये बजट डिवीज़न अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये नोडल एजेंसी है कि पूरा बजट बनाने का, बजट को ड्राफ्ट रखने का, ये पूरा काम इनका ही होता है, ठीक है। स्टेट प्रेजेंट देयर ओन एनुअल डिमांड टू द प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग एंड अदर मिनिस्ट्रीज कंसर्न। यहाँ पे भी क्या होता है, ऑब्वियसली बजट से पैसे स्टेट्स को भी दिए जाते हैं, तो स्टेट्स को भी बोलेंगे कि तेलंगाना को, मेरे स्टेट को भी बोलेंगे, आपके स्टेट को भी बोलेंगे, CMs को बोलेंगे, देखिए बजट प्रेजेंटेशन हमें करना है, तो आपके क्या क्या डिमांड्स है आप हमें
बता दीजिए। अगर वो डिमांड्स को हम एकोमोडेट कर सकते हैं हमारे बजट में, हम करेंगे और आपको ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा कंसल्टेटिव जो प्रोसेस है बड़ा हो गया है, जहाँ पे स्टेट्स की भी डिमांड हम सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है, एकोमोडेट करती है। भी नीति आयोग का विजन भी है हमारे पास, मिनिस्ट्रीज़ के डिमांड्स भी होते हैं एक्सेट्रा, ये पूरे लोग आ जाते हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का काम अभी कौन कर रही है? नीति आयोग कर रही है। ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द बजट। ये यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। देखो याद, एक इंपॉर्टेंट बात रखना है जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। यूपीएससी में पूरे 100 क्वेश्चंस में से मिनिमम 20 से 15 से 20 क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं जो यूपीएससी पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई मैं सिर्फ बहुत हार्ड क्वेश्चंस करूंगा, मैं स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करूंगा, मैं मैच द फॉलोइंग नहीं करूंगा, मैं वन लाइनर्स नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्स क्या ही याद करूं, मैं तो कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट हूं, मैं तो यूपीएससी पढ़ रहा हूं तो मुझे कॉन्सेप्ट्स ही समझ में आएंगे, तो मुझे तो फैक्चुअल पढ़ना ही नहीं है, जीके का मुझे यूज़ ही नहीं होता है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती है, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। याद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखना है, यूपीएससी का अगर आप प्रॉपरली पैटर्न और 3-4 साल का अगर आप खुद से एनालाइज करेंगे, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो आप कितने भी बार बोलेंगे तो आप वही करेंगे जो आपको जो दिमाग में बैठता है, और आपके दिमाग में यही बैठेगा कि वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जीके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आपके दिमाग में वही चलेगा। तो हम कितने भी बार भी बोलो आप सुनेंगे नहीं। तो बेटर क्या करिए, आप खुद से ही 3-4 साल के पेपर ले लीजिए, लेके आप खुद लिख लीजिए मैच द फॉलोइंग कितने आए, वन लाइनर्स कितने थे, फैक्चुअल बेस्ड जीके कितने थे, एनालिटिकल कितने थे। अगर आपको इस तरीके का आप खुद से एक्सरसाइज कर लेते ना, तो आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाती है कि रिवर साइड सिटीज़ में पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, ये भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेशनल पार्क्स और उनका लोकेशन में पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। तो लोग बच्चे ये समझते हैं कि चलो भाई इतना ईजी तो नहीं पूछेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक क्वेश्चन भी रिसेंटली आया था 2022 की 21 में, फेमस कोट ऑफ काकतिया पीरियड, एक ही 4 वर्ड का एक क्वेश्चन था, फेमस पोर्ट ऑफ काकतिया पीरियड। तो उसमें ऑप्शन एक ही ऑप्शन था, मोतुपल्ली। तो आप देखिए कि कितना इजी क्वेश्चन आया था। सो 15 क्वेश्चंस मिनिमम आपके वन लाइनर होंगे, 15 क्वेश्चंस आपके जीके और जनरल अवेयरनेस बेस्ड होंगे। ठीक है, ये स्टेट, 2 लैंड के बीच में एक स्टेट होती है ना, तो वो स्टेट के नाम पूछ लेंगे, या गवर्नर के नॉर्मल फैक्चुअल डेटा पूछ लेंगे। तो बहुत इजी से वो आपको पूछ सकते हैं कि कब हुआ था नेशनलाइजेशन, इकोनॉमी में पूछेंगे, प्लानिंग कमीशन में वो प्लान सक्सेस हुआ था या नहीं हुआ था, 12 5 ईयर प्लान, ये इसके बारे में पूछेंगे, या कभी स्कीम्स के फैक्चुअल क्वेश्चंस दे देंगे आपको। तो हर बार कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, या कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट हूँ मैं, मुझे कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ में आते हैं, ये भ्रम में रहना या ये वहम में रहना, ये बहुत गलत बात है। ये एटीट्यूड आपको छोड़ना होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी हम यूपीएससी की तैयारी या कोई भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी, बड़े सी तैयारी कर रहे हैं, तो सेलेक्टिव रीडिंग छोड़ देना चाहिए। जब तक आप सेलेक्टिव रीडिंग, सेलेक्टिव अटेंडिंग ऑफ क्लासेस करना शुरू करते हैं ना, तो आप समझो कि आपका यूपीएससी गया, आपका ड्रीम ऑफ गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब गई। क्योंकि आप खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते ना कि ये एरिया सही है, ये सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ये सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं, भाई करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जीके नहीं पढ़ना चाहिए। तो यू कैन नॉट बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव रीडिंग कंप्लीटली छोड़ दीजिए। जो आपके एजुकेटर्स बताते हैं आपको, जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ाते हैं, वो लोग जो गाइड करते हैं ना, उनकी आप सुन लो, बहुत होगा। ओके फाइन। तो ये 2010 में क्वेश्चन आया था, कौन सी मिनिस्ट्री बजट बनाती है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नीति आयोग। नीति आयोग को तो हम एलिमिनेट कर सकेंगे, ये 3 का तो हम बहुत ही क्लोज है। जब तक ये आपको फैक्चुअल डेटा पता नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकेंगे। सो ऑलरेडी पिछली स्लाइड में हम पढ़ ही लिए हैं, बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो बजट डिवीजन तो है नहीं, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, फाइन। चलिए, अभी क्या होता है बजट डिवीजन। ये स्लाइड्स में इसलिए रख रहा हूँ कि पॉज करके आप थोड़ा बहुत लिख ले सकते, दैट्स वाई। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए बजट डिवीजन से वहाँ से एक सर्कुलर निकलता है। सर्कुलर का मतलब है एक नोटिफिकेशन जारी होता है, हर स्टेट्स को भेजते हैं, हर मिनिस्ट्रीज को भेजते हैं, और पूरों से पूछेंगे कि आपके डिमांड्स क्या है बताइए। तो बजट डिवीजन का काम यही है कि स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को और पूरे मिनिस्ट्रीज को
एक नोटिफिकेशन देना कि चलो भाई बजट प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है, फरवरी में बजट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो 3-2 महीने पहले वो शुरू कर देंगे प्रोसेस कि आपके डिमांड्स क्या क्या है। चलो हमारा स्टेट ले लो, तेलंगाना को ले लो आप, तो हमारे रेवंत रेड्डी सर बोलेंगे कि उनके प्लानिंग जो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बैठेंगे तो इनके मिनिस्ट्रीज बोलेंगे कि नहीं नहीं गोदावरी पे डैम लगाना है, कृष्णा पे डैम लगाना है, हैदराबाद का ब्यूटिफिकेशन करना है, अर्बन डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने के लिए एक रिन्यूएबल प्लांट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो सीएम है उनके कैबिनेट मिनिस्टर के साथ वो बैठ के एक ड्राफ्ट बना लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज देना है, नथिंग बट बजट डिवीजन को भेज देना है। इस तरीके से पूरे यूनियन टेरिटरीज, स्टेट गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्रीज उनके अपने अपने डिमांड्स बजट डिवीजन को भेज देते हैं। ओके, सो डिफेंस फोर्सेस को भी ये बोला जाता है कि आपके भी बोलिए व्हाट यू वांट, आपको भी क्या चाहिए। एक सर्कुलर इशू किया जाता है मिनिस्ट्री, स्टेट्स, ऑटोनोमस बॉडीज जो कि एनटीपीसी एक्सेट्रा होते हैं, उनको भी डिपार्टमेंट, डिफेंस फोर्सेस, देखिए बजट एस्टिमेट्स करना है ये साल का, बताइए। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अपने अपने डिमांड्स भेजते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, ये हम बनना चाह रहे हैं, ये हम कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद में एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, अब अंदर सबके डिमांड्स आने के बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर कंसल्टेशन शुरू हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर उससे पूछा जाता है कि उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो भी पैसा होता है, ये एक्सपेंडिचर हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो भी एक ड्राफ्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो उनको ही प्रॉपरली पता होगा कि कितना पैसा है और कहाँ कहाँ पे हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे गुंजाइश है, ये पूरा वो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, प्री बजट के मीटिंग्स होंगे। मीन बजट बनाने के बाद में ये मिनिस्ट्री को इतना दे सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को इतना दे सकते हैं, ये पूरी हो जाती है लेट जनवरी तक, मीन जनवरी के लास्ट वीक तक ये पूरा बजट का प्री बजटिंग मीटिंग्स हो जाती है और फाइनलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद में बजट का पूरा डिस्कशन होने के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि क्या टैक्सेस रखें, कौन से टैक्सेस निकालें, टैक्सेस कौन से इंक्रीज करें, ओके, कौन से टैक्स रेट डिक्रीज करें। तो ये इसके बारे में भी लेना होता है, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में ही आपको बता चुका हूँ कि बजट जब प्रेजेंट करते हैं इसमें फिस्कल पॉलिसी में दो होते हैं, एक बजटरी पॉलिसी, एक टैक्सेशन पॉलिसी, राइट। तो टैक्सेशन के बारे में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वो कितने टैक्सेस नए लाना चाहते हैं, कौन से सेस नए लाना चाहते हैं, कौन से सरचार्ज घटाना चाहते हैं, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास टैक्स प्रपोजल के बारे में भी डिस्कशन कंप्लीटली हो जाता है। उसके बाद में बजट पूरा बनने के बाद, ठीक है, प्री बजट पूरे मीटिंग्स होने के बाद, बजट फाइनलाइज होने के बाद, टैक्स के जो भी प्रपोजल्स वो पूरे फाइनलाइज होने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री मोदी जी के पास जाते हैं, सर मैंने इस तरीके का बजट बनाया है, मैं आपको ब्रीफिंग दूंगी, आप सुन लीजिए। सो मोदी जी और जो भी खास उनके होते हैं मिनिस्टर्स, उनके सामने सब बैठ के फाइनेंस मिनिस्ट्री, निर्मला मैडम जो भी बोल रहे हैं वो पूरा, उनको आपत्ति है, अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो निकाल देंगे, अगर उनको अच्छा दिखा तो वो रख देंगे, वो डिस्कशन होके ब्रीफिंग भी हो जाती है। उसके बाद में बजट को फ्रोज किया जाता है, मीन्स फाइनल ठप्पा लगा, सब बंद, ठीक है। उसके बाद में ऑब्वियसली आपको पता है कि बजट जो है बिल, ओके, उसको पास करना पड़ता है। तो पहली बात, जो भी डॉक्यूमेंट बिना पास के होता है उसको बिल बोलेंगे। तो बजट एक तो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, वो तो फिर स्पीकर के पास जाएगा तो वो बिल ही कहलाएगा, राइट। तो उसको पास करना है। तो बजट की खास बात यह है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है जो भी बिल मनी रिलेटेड होते हैं वो मनी रोकना नहीं होता है, इसलिए ये प्रियर परमिशन ले लेके प्रेसिडेंट से इसको एक्चुअली रखते हैं। मीन्स अगर पास हो या ना हो, ये डीम टू बी पास कहलाया जाता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। तो बजट मनी बिल के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए पहले से ही हम प्रेसिडेंट मुर्मू जी से परमिशन ले लेंगे। तो पूरा बजट टैक्स बनने के बाद में लोकसभा के जो सेक्रेटरी होते हैं वो भागेंगे, ओके, राजभवन भागेंगे, भाग के मैडम मुर्मू जी को बोलेंगे कि मैडम बजट प्रिपेयर हो गया, आप साइन कर दो, तो वो साइन कर देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद में वो पूरा होने के बाद में एक समरी दे दी जाती है कैबिनेट मिनिस्टर्स को, देखो ये चीज़ों के बारे में कल बात होगी, फाइन। चलिए, तो पूरा बैक एंड प्रोसेस पे देख लिया हम। अब फ्रंट एंड में क्या हो रहा है, अब ये पार्लियामेंट के सामने लाना है। पार्लियामेंट के सामने लाने का मतलब है कि ये हमारे सामने भी लाना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने प्रेजेंट करते हैं बजट लोकसभा में, पहले लोकसभा में आता है, ओके। और की एस्टिमेट्स एंड प्रपोजल, पूरा बजट नहीं, की एस्टिमेट मीन्स की फिगर्स बोलते हैं कि स्पेस को इतने दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इतने दे रहे हैं,
NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इतने पैसे दे रहे हैं, वुमेन के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, तो की प्रपोजल्स क्या हैं, कौन सी पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, कौन सा एक्ट लाना चाह रहे हैं, कौन सा चेंज करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग एक्ट्स में, कौन से अमेंडमेंट एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट करने वाली है आगे जाके, तो की एस्टिमेट देंगे और की प्रपोजल्स मैडम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में बजट एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। ओके, बजट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है नेक्स्ट ईयर तक, उसके बारे में बात होगी। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब है कि लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म की थी, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, उसके वो सेक्टर्स के अंदर सब सेक्टर्स किस तरीके से परफॉर्म किए, ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या कैसा था, वो पूरा कट्टा चिट्टा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दिए जाते हैं। और पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट कौन से पॉलिसीज आगे लाना चाह रही है। सो पार्ट ए में कंप्लीटली बजट के बारे में होगा, पार्ट बी में टैक्स के बारे में बात करेंगे मैडम। ओके, तो एक टाइम रखेंगे जहां पे पार्ट ए डिस्कस करेंगे, दूसरा टाइम रखेंगे जहां पे पार्ट बी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ राज्यसभा आफ्टर द FM स्पीच। लोकसभा में रख के स्पीच देने के बाद में वो राज्यसभा में दे दी जाती है। और राज्यसभा एज ए नेचर मनी बिल को राज्यसभा को ज़्यादा पावर नहीं होता है मनी बिल पे। ओके, या राज्यसभा पास करो या नहीं करो, मनी बिल आर डीम टू बी पास्ड, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाते हैं द मोमेंट 14 डेज वो बिल वहाँ पे राज्यसभा में, अगर 14 दिन से पहले कोई पास नहीं कर रहे हैं राज्यसभा में, किसी वजह से रिजेक्ट भी होता है तो उसको पास ही माना जाता है। तो राज्यसभा के पास वो पावर्स नहीं होते हैं उसको रोकने के लिए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्यों नहीं होते हैं, कि इक्वल पावर्स देना चाहिए। अब नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल हियर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। राज्यसभा में आप देख सकते हैं कि हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन्स आप अगर देखेंगे इधर उधर 19-20 करके ऑलमोस्ट हर पार्टी रिप्रेजेंट की जाती है। हमारी TRS भी होती है, उसमें BRS। ओके, बड़े बड़े पार्टी छोड़ के छोटे छोटे पार्टीज़ के भी एक दो MPs वहाँ पे जाके उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, MLA की जितनी स्ट्रेंथ होती है उस हिसाब से उनको राज्यसभा में MP के सीट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट राज्यसभा में मेजॉरिटी में ना हो, बाकी के पार्टी जैसे कि वेस्ट बंगाल में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में TMC है, तृणमूल है, यूपी में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में SP है, समाजवादी पार्टी, बिहार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी RJD की है, पंजाब में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अकाली दल की है, महाराष्ट्र में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी शिवसेना की है, तेलंगाना में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कांग्रेस की है, AP में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जगनन्ना की है, ठीक है, वही SRCP की है। तो समझो कि आज जिसकी स्टेट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है तो उनके MLA ज़्यादा होंगे, तो जब उनके MLA ज़्यादा होंगे तो फिर उनके राज्यसभा सीट्स भी ज़्यादा होंगे। तो ऐसा हो सकता है एक पार्टी लोकसभा में जीत के मेजॉरिटी में हो सकती है, बट वही राज्यसभा में मेजॉरिटी में नहीं हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा में इलेक्शंस तो होते नहीं है, पार्टी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो जो पार्टी स्टेट के हिसाब से राज्यसभा में लोग जाके बैठते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लोकसभा में तो बिल पास हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी में होती है रूलिंग पार्टी, राज्यसभा में बिल रुक जाएगा। उससे क्या होगा, ओके, ऑलरेडी जो भी मनी रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेंशन देना होता है, सैलरीज देना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स करना होता है। ये सब करने के लिए पैसे राज्यसभा में हम रोक नहीं सकते हैं, इसलिए उनको पावर नहीं दिया गया है। लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उनको ही पावर दिया गया है कि आप ये पैसे यूज़ करिए, आप ये पैसे यहाँ से ही पारित करिए, राज्यसभा में डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और एक भी इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न ये है, जब हम एक गवर्नमेंट चुनते हैं, जब पब्लिक गवर्नमेंट कौन सी चुनती है, लोकसभा में जो बैठते हैं हम उनको ही चुनते हैं और उसको ही हम मानते हैं कि वो गवर्नमेंट है, ठीक है। हम एक जब दो पार्टीज लड़ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस लड़ रहे हैं, तो हम दोनों को देखेंगे और जो पार्टी हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रही है हम वो पार्टी को वोट करते हैं, और वो पार्टी भी उनके मैनिफेस्टो में बोलेगी कि हम ये काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो हम वो उनके जो प्रोमिसेस है वो प्रोमिसेस को देखकर हम उनको वोट करेंगे, ठीक है। अब वो लोकसभा में इलेक्ट होके वो पार्टी वहाँ पे चले गई, लेट सपोज बीजेपी इलेक्ट होके चले गई। अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो वो हमें प्रोमिसेस करे थे उसको फुलफिल करने के लिए उनके पास मनी की ऑटोनॉमी होना चाहिए या नहीं चाहिए, होना चाहिए, राइट। अगर हम पार्टी को जिता रहे हैं बट खर्चा नहीं कर सक रही है पार्टी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो डेमोक्रेसी में फ्लॉ हो गया।
डेमोक्रेसी में फ्लॉ हो गया। जो पार्टी चुन के गई है उसको ही नहीं मिल रहा है कि उनके उसके प्रोमिसेस फुलफिल करने के लिए, अगर राज्यसभा से भी पास होने की नौबत आई तो। इसलिए जो पार्टी पावर में आती है उसको खुली छूट होनी चाहिए कि वो अपने मैनिफेस्टो, अपने प्रोमिसेस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें, और मनी जो भी आता है बजट में उसको वो उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से उसको एक्सपेंडिचर करें। इसलिए राज्यसभा से उसका कनेक्शन तोड़ दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा में ऐसा हो सकता है पार्टी एंजॉय कर सकती है मेजोरिटी, या एंजॉय नहीं कर सकती है। अगर जिस टाइम पे नहीं कर सकती है तो फिर हर बिल बजट निर्मला मैडम का वहां पे फेल हो जाएगा, तो फिर पार्टी जिससे हम चुने हैं वो पार्टी एक्चुअली प्रोमिसेस इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकेगी। इसलिए ये कनेक्शन तोड़ दिया गया है। आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू, ठीक है, फाइन। छोटे छोटे चीज़ें हैं बट जब तक समझ में नहीं आते ना तो उसका कुछ मायने नहीं बनता है। तो मैं जनरली स्ट्रेस करता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज भी हो और ऊपर से आपको कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर भी मिले। ऐसा नहीं कि लोकसभा में पास नहीं होता है तो फिर ज़रूरत क्या है, ओके वो तो हम इलेक्ट नहीं करते ना, वो वीक बॉडी है, इस तरीके से लेम इसकी रीजंस मैं दे सकता हूँ, ओके, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है, जो पार्टी चुन के आती है उसको उसके मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने की आज़ादी होनी चाहिए, और मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को उनको पैसे देना पड़ेगा। पैसों के ऊपर अगर उनका कंट्रोल नहीं रहा तो फिर वो कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से अगर लॉजिक ढूंढे अगर लेक्चर में, अगर आपके उसमें, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो जब लोकसभा में मैडम बिल रखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में वो राज्यसभा में भी भेजा जाता है, ओके। डिस्कशन वहां पे भी होता है, टेक्स प्लेस द डे द बजट इज प्रेजेंटेड, फाइन। हाउ द बजट इज पास्ड, बजट इज पास्ड एंड स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। पहली बात तो एक जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन में बजट 2-3 दिन डिस्कशंस किए जाते हैं बजट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में वोट ऑन अकाउंट होता है। ये अभी रिलेवेंट नहीं है वोट ऑन अकाउंट, बट 2015 से पहले रिलेवेंट था। क्योंकि क्या होता था, आप अच्छे से यहाँ पे देखिए, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बिफोर बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले क्या सिनेरियो था ये बोल दूं मैं आपको। जब बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो फॉलो करती थी वो इस तरीके से फॉलो करती थी, ठीक है। फरवरी 26 को वो रखते थे इकोनॉमिक सर्वे, फरवरी 27 को वो रखते थे रेलवे बजट, फरवरी 28 को वो रखते थे जनरल बजट। तो इस तरीके का सिस्टम था, ठीक है। 26, 27, 28 लास्ट 3 वर्किंग डे के फिर फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे, रेलवे बजट भी सेपरेट था, जनरल बजट इस तरीके से रखते थे। अब ये बजट मार्च में डिस्कशन होगा, ओके, फिर वो पास हुए जब तक पूरा अप्रैल चले जाएगा, ठीक है। और मई में वो कंप्लीटली पास होके जून तक मिनिस्ट्रीज को पैसे जा रहे थे, पूरे मिनिस्ट्रीज को और स्टेट्स को पैसे जून तक डिसबर्स हो रहे थे। मतलब क्या, हम अप्रैल में ही फाइनेंशियल ईयर दूसरा शुरू कर दिए, बट अप्रैल में पैसे किसी के पास पहुंचे नहीं, मई में कैसे पैसे पहुंचे नहीं, जून तक टाइम हो जा रहा था वो पास हुए जब तक, 2 महीने का डिस्कशन हो के पास हुए जब तक जून का टाइम। मतलब क्या है, हम दूसरे फाइनेंशियल ईयर में इंटर होकर भी जो बजट में जो एस्टिमेट्स है, जो बजट में जो भी हमारे गोल्स है, ऑलरेडी हम यहाँ पे 2 महीने वेस्ट कर रहे हैं। अप्रैल में उसमें ही चले जा रहा है डिस्कशंस में और पास करने में। तो जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर के 2 महीने हमारे वेस्ट हो गए। तो अरुण जेटली सर ने क्या किया है, जो कि अभी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने क्या किया है, भाई ऐसा सिस्टम क्या है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, हम खुद ही निकाल ले सकते। उन्होंने क्या किया है कि क्यों लास्ट वीक में रखना, ज़रूरत तो है ही नहीं, हम अब रखेंगे बजट फरवरी 1 वर्किंग डे में प्रेजेंट कर देंगे। और ये तो डिस्टिंक्शन अभी नहीं रहा है, ठीक है। फरवरी 1 वीक में, नॉट फर्स्ट वीक, 1 वर्किंग डे फरवरी का जो भी होता है वो दिन बजट रख देंगे। तो वो पास हुए जब तक मार्च हो जाएगा, जब अप्रैल 1 को न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, जब तक हम पैसे सबको दे देंगे, जब तक हम पैसे सबको दे देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी बजट प्रेजेंटेशन और डिसबर्समेंट ऑफ अमाउंट में जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम अरुण जेटली सर ने सॉल्व की थी। नाउ अभी पुराने सिस्टम में जाते हैं। पुराने सिस्टम में क्या होता था, बजट पास हुए हुए जब तक जून हो जाता था,
मतलब क्या है, अप्रैल और मई जो दो फाइनेंशियल ईयर के, दो नए फाइनेंशियल ईयर के दो 2 मंथ से वहां पे मनी डिसबर्समेंट नहीं होता था, मगर प्रेसिडेंट की सैलरी देना है, गवर्नर की सैलरी देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देना है, तो क्या करते थे, बजट जितना भी प्रेजेंट करते थे उसका थोड़ा बहुत हिस्सा, एग्जैक्टली मैं रिमेंबर नहीं करता हूँ, 1/6 या 1/8 उतना हिस्सा, 1/6 या 1/8 हो सकता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, उतना हिस्सा बजट का। अगर 100 करोड़ बजट है तो 8 करोड़ या 6 करोड़ जो भी करोड़ है वो क्या करते थे मालूम, ऑलरेडी पास, वोट ऑन अकाउंट। अकाउंट क्या है, अकाउंट का मतलब है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो हम 3 अकाउंट्स पढ़े थे ना, तो वो अकाउंट के अंदर जितना पैसा है उसके अंदर से इतना हम ऑलरेडी पास करा लेते हैं, क्योंकि अप्रैल और मई को हम जब बजट पास नहीं हुआ है तो वहां पे जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो जो छोटा हिस्सा हम निकाल लेते हैं, निकाल के वो अप्रैल मंथ और मई मंथ को वहां पे हम एक्सपेंडिचर्स कवर करते हैं, ठीक है। इसलिए उसे बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, मींस इतना बजट है हमारे पास, ये अकाउंट पे इतने पैसे हम ऑलरेडी निकाल रहे हैं, क्योंकि अप्रैल और मई में इसको यूज करना है, क्योंकि बजट तो पास होगा जून में। सो 2 महीने जो पास नहीं होता है बजट, ये इस तरीके से एक्चुअली पैसे निकाले जाते थे अकाउंट्स में से। द वोट ऑन अकाउंट फॉर एक्सपेंडिचर इनिशियल मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर के इनिशियल मंथ्स क्या है, अप्रैल और मई में जब पैसे पास, बजट पास नहीं हुआ तो पैसे रिलीज नहीं होंगे, इसलिए बजट के अंदर से ही थोड़ा हिस्सा हम पास करा लेते थे, वो कराने के प्रोसेस को बोलेंगे वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। तो ये होता है। तो लोकसभा में पीएम फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच देते हैं, देने के बाद में फिर वो राज्यसभा को जाता है, राज्यसभा में जाने के बाद जनरल डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद वोट ऑन अकाउंट होता है लोकसभा में, उसके बाद में हाउस को अर्जन किया जाता है फॉर ए फिक्स पीरियड तक, मीन्स 10 दिन के बाद आना, 15 दिन के बाद आना, क्योंकि मैडम ने बजट आज प्रेजेंट किया है और वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, हर पार्टी वो डॉक्यूमेंट के ऊपर रिसर्च करना है, एनालाइज करना है, फिर वो फिर से जब असेंबल होंगे तो रीअसेंबल होंगे, जब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना है ना, टिप्पणी भी करनी है अपनी, ठीक है। तो हर पार्टी को टाइम तो देना चाहिए कि वो जाओ जाके बजट पढ़ो, इसलिए बजट में नॉर्मल डिस्कशन होने के बाद में क्या किया जाता है, हाउस को एडजॉर्न किया जाता है, चलो आप 1 महीने के बाद आइए, आके डिस्कशन करके अपन खत्म कर देंगे। वो पीरियड डेफिनेटली एक पीरियड आता है जिसका नाम है एडजॉर्नमेंट पीरियड आता है। उसके बाद में फिर मिलते हैं, डिटेल डिबेट शुरू हो जाती है। अब हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये मौका मिलता है कि बजट के ऊपर उसकी राय रखना, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी 545 लोकसभा में है, 252 राज्यसभा में, 700 जो भी 650 या 700 के अबाव जो भी है, पूरे एमपीज को मौका मिलेगा। अगर आप प्रेजेंट हैं तो बात करिए, जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर थे, उनको एमपी की सीट दी गई थी राज्यसभा से, नॉमिनेटेड पोस्ट दिया गया था, उन्होंने एक बार भी बात नहीं किया था। तो ये भी बोला जाता है कि ये जो आर्ट, सोशल, ये जो होते हैं, तो ये बेसिकली नॉमिनेटेड पोस्ट होते हैं, 12 हम नॉमिनेट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों ही नॉमिनेट करना जो कि अपना एक्सपर्टीज ही दे नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर जब वह थे तो वो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बोलते थे, क्रिकेट के बारे में कुछ बोल सकते थे, बट उन्होंने कुछ नहीं है, उन्होंने एक भी सेशन अटेंड नहीं किया है शायद, एज पर एज आई नो, आप उसमें को करेक्ट कर सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने नहीं किया है। रेखा जी भी थे, तो उन्होंने भी कुछ सिनेमा के बारे में, कुछ जो लोअर डांसर्स जो काम करते हैं, जो कैमरा बॉयज़ होते हैं, उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम ला नहीं सके वो, ठीक है, उनके लिए एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी ला नहीं सके। तो बेसिकली जो भी है आर्ट्स, सोशल, ये जो साइंस से जो भी आते हैं, लिटरेचर से जो भी आते हैं ना, बेसिकली इनका ये इसलिए दिया गया है, इनको ये पोस्ट 12 नॉमिनेटेड पोस्ट इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये लोग इतने फेमस नहीं होंगे तो कभी ये पार्लियामेंट में बैठ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि लोग इनको जिताएंगे नहीं, ठीक है। तो इनकी जो एक्सपर्टीज़ है, हम नॉमिनेटेड पोस्ट से हम उनको वहाँ पे भेजेंगे, तो वो उनके फील्ड में क्या अच्छा कर सकते हैं वो वहाँ पे हमारे सामने लेके आए। बट वैसा तो हुआ ही नहीं है। जितने भी नॉमिनेटेड पोस्ट में गए वहाँ पे पूरे राज्यसभा के, एमपी के पूरे सर्विसेज ले लिए, ओके, बॉडीगार्ड्स रख लिए, घूमे फिरे करे, बट उनकी फील्ड्स को कुछ भी डेवलप नहीं करे, ना कोई पॉलिसी लेके आए, ना कोई लोअर जो काम करते हैं, ना उनके लिए कुछ लाइवलीहुड या इंश्योरेंस या पेंशन सिक्योरिटी कोई नहीं लाए हैं। ओके, सबका हाल यही है, नॉट वन सिंगल आउट पर्सन, सब ऐसे ही करें। ओके, डिटेल डिबेट होगा,
ड्यूरिंग द ब्रेक डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर कंसिडर्ड बाय रिलेवेंट स्टैंडिंग कमिटीज। थोड़े स्टेट्स पूछते हैं कि हमें ग्रांट दे दो, ग्रांट का मतलब है फ्री पैसा दे दो, हमारे पास इतने ट्राइबल एरियाज है, हमारे पास इतना शेड्यूल कास्ट है, हमारे पास इतनी गरीबी है, तो हमारे फ्री पैसा दो, फ्री पैसे को बोलते हैं ग्रांट्स। तो ग्रांट्स के बारे में बात होती है। ये डिमांड्स जो ग्रांट्स होते हैं 1 by 1 लिए जाते हैं ओके बजट में, और बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज उसको डिसाइड करती है कि ग्रांट एक्सेप्ट करना है या नहीं है। ठीक है, देन लास्ट डे, जो बजट का आखिरी दिन बोल दिया जाता है कि ये दिन बजट का लास्ट दिन है, अब आप तैयारी से आओ, वोटिंग वो होगी, तो लास्ट दिन बोल देते हैं। लास्ट दिन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स द स्पीकर वोट इन द हाउस, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पूरे रखे जाते हैं और स्पीकर बोलते हैं कि चलो भाई वोट करेंगे। जो बिल वोट के लिए दिया जाता है उसे हम बोलेंगे अप्रोप्रिएशन बिल, नथिंग बट अप्रूवल बिल बोल के बोलेंगे। सो बजट में जो भी लिखा हुआ जाता है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, अप्रोप्रिएशन बिल, नथिंग बट अप्रूवल बिल। तो अप्रूवल जिस तरीके द मोमेंट बजट अप्रूव हो जाता है, गवर्नमेंट को पावर्स आ जाता है कि उनको स्पेंड कर सकते हैं। किसमें से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आराम से गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है क्योंकि अप्रूवल हो गया। उसके बाद में अब बारी है किसकी? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में होगा टैक्स के बारे में। सो फाइनेंस बिल भी वहां पे पास हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल भी हो जाएगा, कौन सा टैक्स बनना है, कितना टैक्स बनना है। सो 2 बिल वहां पे पास हो जाएंगे। ये 2 बिल भी मनी बिल के जैसा रखते हैं, पास बाय बोथ द हाउसेस, पास बाय बोथ द हाउसेस, तो बजट का पासिंग प्रोसेस हो जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक नॉर्मली चीज़ देखी गई है कि प्रेसिडेंट के पास जब ये बजट पास होने के बाद साइन करने के लिए लेके जाते हैं, प्रेसिडेंट उसको साइन करना है विद इन 75 डेज, तो उनको ऑब्लिगेशन है। ये बहुत सारे बुक्स में नहीं है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी डेज आर विद इन हाउ मेनी डेज बजट सीम्स टू बी पास बाय द प्रेसिडेंट, कितने दिन के अंदर प्रेसिडेंट को ये बोला गया है कि आप बजट पास कर देना चाहिए, मतलब उसको अप्रूव एसेंट देना चाहिए। एसेंट कितने दिन में देना है? सो प्रेसिडेंट 75 डेज के अंदर वो बजट को साइन कर देना चाहिए। ओके, बजट पास हो गया और प्रेसिडेंट से एसेंट भी हो गया, बजट प्रोसेस इज ओवर। इस तरीके से बजट प्रोसेस हो गया है। आगे हम और देखेंगे बजट में पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, बहुत बड़ा लेक्चर है, बहुत पढ़ना है, फिजिकल पॉलिसी पढ़ना है, बजट के तो बहुत ही अभी स्लाइड्स है, हम ये 16 स्लाइड्स ही पढ़े, 93 स्लाइड्स बजट के ऊपर ही है, फिर फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंस कमीशन। सो स्टे ट्यून्ड, लर्न फ्रॉम द स्क्रैच टू स्काई, बेसिक्स टू एडवांस, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।